अच्छा, शुरू करते हैं अपने आज का लेक्चर। चैप्टर नंबर 15 हमने शुरू किया था। चैप्टर नंबर 15, तो चैप्टर नंबर 15 मैंने शुरू किया था। चैप्टर 15 और इस चैप्टर 15 में हमने क्रोनिक किडनी फेल्यूर ये हमने डिस्कस किया था। क्रोनिक किडनी फेल्यूर और क्रोनिक किडनी फेल्यूर में दो कंडीशंस हमने डिस्कस किए थे। दो कंडीशंस, इसमें हमने दो कंडीशंस को डिस्कस किया था। पहला कंडीशन हमारे पास था यूरेमिया। कल मैंने डिस्कस किया था यूरिया अगर ब्लड में डिपॉजिट हो जाए तो उसको यूरेमिया कहते हैं। और दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन ESRD, एंड स्टेज रीनल डिजीज, ESRD। अब एक है यूरेमिया और दूसरा क्या है? ESRD। मैंने आपको बताया था कि इस यूरेमिया में 57% नेफ्रॉन डैमेज होते हैं। और ESRD में 97% नेफ्रॉन डैमेज होते हैं। एक्यूट किडनी फेल्यूर का ट्रीटमेंट मैंने डिस्कस किया था। अब यहाँ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ ट्रीटमेंट ऑफ CKF कंडीशन। क्रोनिक किडनी फेल्यूर की जो कंडीशन है CKF कंडीशंस। ट्रीटमेंट ऑफ CKF कंडीशंस, इसमें जो पहला ट्रीटमेंट, उसमें पहला कंडीशन है यूरेमिया। यूरेमिया यूरेमिया कहते हैं एक्युमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। यूरिया इन ब्लड, अगर ब्लड में यूरिया डिपॉजिट हो जाए तो उसको यूरेमिया कहते हैं। और इसका जो ट्रीटमेंट है, तो इसके ट्रीटमेंट प्रोसीजर का नाम है रीनल डायलिसिस। रीनल डायलिसिस, अब इसको मैं डिस्कस करूंगा अभी कि रीनल डायलिसिस क्या है। तो ये मेरा टॉपिक है। और दूसरा जो कंडीशन है वो है एंड स्टेज रीनल डिजीज। खराब हो जाए, किडनीज ऑलमोस्ट डैमेज्ड, अगर दोनों किडनीज ऑलमोस्ट डैमेज हो जाए तो इसको हम ESRD कहते हैं। और इसका जो ट्रीटमेंट है, तो इसकी ट्रीटमेंट प्रोसीजर का नाम है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। किडनी ट्रांसप्लांटेशन, इसकी ट्रीटमेंट प्रोसीजर का नाम है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो ये मेरा नेक्स्ट टॉपिक है। तो आज मेरा पहला टॉपिक है रीनल डायलिसिस। तो रीनल डायलिसिस, इसका अगर कोई बंदा आपसे इंट्रोडक्शन पूछ ले कि ये बेसिकली है क्या चीज, अगर इसका कोई बंदा आपसे इंट्रोडक्शन पूछ ले, इंट्रोडक्शन
तो इसका इंट्रोडक्शन कुछ यूं है कि इट इज मेनली अ ट्रीटमेंट प्रोसीजर है, एक ट्रीटमेंट प्रोसीजर है फॉर, इट्स मेनली अ ट्रीटमेंट प्रोसीजर फॉर यूरेमिया। यूरेमिया का जो कंडीशन है, इसका जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर है, उसका नाम है रीनल डायलिसिस। रीनल डायलिसिस। और इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। इसकी डेफिनेशन को, इसका डेफिनेशन ये है कि ब्लड से टॉक्सिन को फिल्टर करना, ब्लड से टॉक्सिन को फिल्टर करना। जब हमारे पास किडनी खराब हो तो ब्लड से रीनल डायलिसिस is a procedure, एक तरीक़ेकार है, थ्रू विच, जिसके जरिए क्या होता है, थ्रू विच harmful substances are filtered from the blood। जितनी भी harmful substances है are filtered from the blood। जिससे हार्मफुल सब्सटेंसेस को हम ब्लड से फिल्टर करते हैं, एंड यूजफुल सब्सटेंसेस आर एडेड टू द ब्लड। अब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ब्लड से हार्मफुल सब्सटेंसेस को जब रिमूव किया जाता है तो उसमें हमारे पास ब्लड के क्वांटिटी में कमी आ जाती है, जिसको हम फुलफिल करते हैं बाय वाटर, बाय शुगर लेवल, बाय प्रोटीन्स जो हम प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। तो ये हमारे पास रीनल डायलिसिस है। और रीनल डायलिसिस के दो टाइप्स है। रीनल डायलिसिस के दो टाइप्स है, तो मैं उस एक टाइप को डिस्कस करना चाहता हूं। तो इसका जो पहला टाइप है, दैट इज एक्चुअली द हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस ये जरा मैं डिस्कस करना चाहता हूं। तो इसका पहला हमारे पास है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस इस अमल को आर्टिफिशियल, इस रीनल डायलिसिस की इस किस्म को आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। इसको आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। और इस प्रोसेस पर हमारे पास हम एक पेशेंट की ब्रेकियल रीजन पर कट लगा देते हैं। ब्रेकियल रीजन जो एल्बो जॉइंट है, उस रीजन को हम ब्रेकियल रीजन कहते हैं। मेड कट on brachial
region made cut on brachial region of the patient. इस तरह करने से ब्रेकियल रीजन में हम दो चीजों को एक्सपोज करते हैं, एक ब्रेकियल आर्टरी को एक्सपोज कर देते हैं और दूसरा ब्रेकियल वेन को हम एक्सपोज कर देते हैं। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट है इस प्रोसीजर में, पहला पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि पेशेंट की ब्रेकियल आर्टरी को एक कैथीटर के साथ कनेक्ट करो जो इंटर्न कनेक्टेड है डायलाइजर के साथ। मतलब ब्रेकियल जो आर्टरी है इसको एक ट्यूब जिसका नाम कैथीटर नंबर 1 है, इसके साथ आप कनेक्ट कर लो और ये कैथीटर नंबर 1 ओपन्स इन डायलाइजर। डायलाइजर मशीन है, ये एक मशीन है, ये एक एक्सटर्नल फिल्टर है जिसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। ये हमारे पास एक्सटर्नल डिवाइस है, एक्सटर्नल फिल्टरिंग डिवाइस होता है और इस एक्सटर्नल फिल्टरिंग डिवाइस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। और आप सबको मैंने बताया है चैप्टर नंबर 1 में इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ सेल वॉल कंपोनेंट्स। इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ सेल वॉल कंपोनेंट्स में सीलोपेन मेम्ब्रेन मैंने डिस्कस किया था। सीलोपेन, तो इसमें ये सीलोपेन मेम्ब्रेन इस्तेमाल होते हैं एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये जो सीलोपेन मेम्ब्रेन है ये हमारे पास ब्लड से टॉक्सिन्स रिमूव करती है। टॉक्सिन्स आर रिमूव्ड Toxins are removed from blood in dialyzer। डायलाइजर में थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डायलाइजर में तो ये ऑलरेडी मौजूद है, तो इसके जरिए अब इस ब्लड के साथ हम कुछ क्लीन सब्सटेंसेस ऐड करते हैं। Some useful substances are also added to blood। For example, अगर फिल्ट्रेशन हुआ है और उससे हमने 200 ml यूरिया को रिमूव किया है, तो उस 200 ml यूरिया की बजाय हम 200 ml वाटर, प्रोटीन्स वगैरह ये हम ऐड करते हैं। ठीक है, और ये जो क्लीन ब्लड है, द cleansed
blood या the filtered blood द फिल्टर ब्लड, इसको रिटर्न किया जाता है सेकंड कैथीटर के जरिए। कैथीटर ट्यूब को कहते हैं। सेकंड कैथीटर के जरिए किस चीज में? ब्रेकियल वेन में, इनटू पेशेंट्स बॉडी। तो ये हमारे पास तरीका है हीमोडायलाइसिस का। हीमोडायलाइसिस का ये मेनली हमारे पास तरीका है। अब हीमोडायलाइसिस और इसके बाद एक डायलाइसिस है पेरिटोनियल डायलाइसिस। ये हम जरा अगर डिस्कस करते हैं तो इसके कुछ यूजफुल इफेक्ट्स भी है और हार्मफुल इफेक्ट्स भी है। तो क्या है ये? हमारे पास मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ डायलाइसिस होता है। मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ डायलाइसिस। मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ डायलाइसिस है। और इसमें हमारे पास क्या चीज है? इसमें हमारे पास कुछ इसके साइड इफेक्ट भी है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस भी है। में इन्वॉल्व्स the risk of infections। इसमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस भी है। और जो ब्लड सेल कैथीटर में फ्लो कर रहा है तो डैमेज टू ब्लड सेल्स during flow in catheters। तो ये हमारे पास क्या चीज है? ये हमारे पास है मेन हीमोडायलाइसिस। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डायलाइसिस का एक दूसरा किस्म है और उसका नाम है पेरिटोनियल डायलाइसिस। पेरिटोनियल डायलाइसिस। अब पेरिटोनियल डायलाइसिस ये जरा डिस्कस करते हैं। इस पेरिटोनियल डायलाइसिस में जिस तरह डायलाइजर में हमारे पास सीलोपेन मेम्ब्रेन इस्तेमाल होता था, यहाँ सीलोपेन मेम्ब्रेन इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ पर एक नेचुरल मेम्ब्रेन जिसका नाम है पेरिटोनियम वो इस्तेमाल होता है। यूज ऑफ नेचुरल मेम्ब्रेन, जो कि एक नेचुरल मेम्ब्रेन है। नेचुरल मेम्ब्रेन दैट इनक्लोजेस द एब्डोमिनल कैविटी, जो नेचुरल मेम्ब्रेन है। और उस नेचुरल मेम्ब्रेन का नाम है कॉल्ड पेरिटोनियम। कॉल्ड पेरिटोनियम। और पेरिटोनियम में हमारे पास क्या चीज है? पेरिटोनियम हमारे पास एक ऐसा मेम्ब्रेन है जो कि एब्डोमिनल कैविटी को इनक्लोज करता है।
peritoneum encloses the abdominal cavity. जो एब्डोमिनल कैविटी है इसको इनक्लोज करता है, एब्डोमिनल कैविटी। अब हम क्या करेंगे, हम दो कैथीटर्स लेंगे, इसको सर्जिकली हम एब्डोमिनल कैविटी में इंसर्ट करेंगे। हम दो कैथीटर्स लेंगे और उसको इंसर्ट करेंगे एब्डोमिनल कैविटी में। सर्जिकली two catheters are inserted in abdominal cavity. अब एब्डोमिनल कैविटी में हम सर्जिकली मामूली सा ऑपरेशन करके दो कैथीटर्स इन करते हैं। अब हमारे पास हम इसमें यूजफुल डायलसेट इन करते हैं। जो यूजफुल चीज़ें है, यूजफुल चीज़ें, इसके ज़रिए हम जो यूजफुल चीज़ें हैं, यूजफुल, वो इन करते हैं, और जो हार्मफुल चीज़ें हैं वो हम आउट करेंगे, रिमूव करते हैं। तो ये हमारे पास जो मेन प्रॉब्लम है, प्रोसेस है, वो कुछ इस तरह है। अब यूजफुल चीज़ें एक बार मैंने इन की तो वो हमारे पास, अच्छा मैं ज़रा यहाँ लिख देता हूँ। We inject useful dilethate into abdominal cavity। अब एब्डोमिनल कैविटी में यूजफुल डायलसेट इंजेक्ट करते हैं। और ब्लड सर्कुलेशन के दौरान, ड्यूरिंग ब्लड सर्कुलेशन, अब ब्लड चूंकि हम डायलेट कर रहे हैं, यूरेमिया केस है, मैंने बताया है, तो एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड एब्डोमिनल कैविटी में जो डायलसेट हमने रखा है, जो यूजफुल डायलसेट हमने रखा है, एक्सचेंज of substances between blood capillaries and useful dilacate of abdominal cavity। एक्सचेंज ऑफ क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड यूजफुल डायलसेट यहां पर होता है।
Useful dialysate moves into the blood. ये एब्डोमिनल कैविटी से ब्लड कैपिलरी में चला जाएगा और जो हार्मफुल डायलिसेट है, जो ब्लड में टॉक्सिन्स है, टॉक्सिन्स इन ब्लड, ये ब्लड कैपिलरी से एब्डोमिनल कैविटी में आ जाएगा। एक दूसरा कैथीटर होता है हमारे पास जो कि यूजफुल डायलिसेट को आउट करता है। अ सेकंड कैथीटर removes this harmful dialysate from abdominal cavity, from abdominal cavity to out, और इस पे एक बैग कनेक्टेड होता है उस बैग में। अब यहां हमारे पास दो स्टेजेस इन्वॉल्व है। यूजफुल डायलिसेट, जो यूजफुल डायलिसेट जितना टाइम बॉडी के अंदर एब्डोमिनल कैविटी में रहता है तो इसको ड्वेल कहते हैं, ड्वेल टाइम। ड्वेल टाइम और टॉक्सिन्स को बॉडी से रिमूव करना, इसको एक्सचेंज कहते हैं, एक्सचेंज। इसकी जगह पर हम यूजफुल डायलिसेट इन करेंगे। तो ये हमारे पास हुआ पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस में हमारे पास ये है कि एडवांटेज ये है कि ये हमारे पास इसमें मोबाइलिटी है। इसमें जो मेन, इसमें जो एडवांटेज है, एडवांटेज, इसमें जो मेन एडवांटेज है तो ये एडवांटेज है मोबाइलिटी ऑफ पेशेंट। पेशेंट इसमें मोबाइलिटी ऑफ पेशेंट, बस उसके पेट में हम सेक्स लगाते हैं हार्मफुल डायलिसेट को कलेक्ट करने के लिए एक सेक, और वो बिल्कुल मूवेबल होता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। अब और डिसएडवांटेज ये है कि परमिएबिलिटी ऑफ पेरिटोनियम ये हमारे पास कांस्टेंट नहीं है। परमिएबिलिटी is not constant. ये हमारे पास कांस्टेंट नहीं है। अच्छा, इसके बाद किडनी ट्रांसप्लांटेशन डिस्कस करते हैं। किडनी ट्रांसप्लांटेशन, इंट्रोडक्शन ये है इसका इंट्रोडक्शन ये है, इंट्रोडक्शन कि ये हमारे पास इट इज द ट्रीटमेंट प्रोसीजर फॉर ESRD।
Treatment procedure for ESRD cases. End stage renal disease. इसके लिए ट्रीटमेंट प्रोसीजर है. इसकी हिस्ट्री को ज़रा डिस्कस करते हैं. इसकी हिस्ट्री को ज़रा डिस्कस करते हैं. तो इसका हिस्ट्री क्या है कि हमारे पास 1954 में बर्मिंघम हॉस्पिटल में इंग्लैंड के बर्मिंघम हॉस्पिटल में 1954 में 2 डॉक्टर्स थे. एक डॉक्टर का नाम था डॉक्टर म्यूरे और दूसरे का नाम था डॉक्टर मीरेल. इन दोनों के पास 2 ट्विन ब्रदर आए. फर्स्ट successfully transplant kidney between 2 twin brothers. दो ट्विन ब्रदर थे. 2 ट्विन ब्रदर थे. एक का नाम था रोनाल्ड और दूसरे का नाम था रिचर्ड. इसमें इस रिचर्ड को ESRD था और रोनाल्ड ये हेल्दी था. तो डॉक्टर म्यूरे और डॉक्टर मीरल ने इसकी किडनी को, रोनाल्ड की किडनी को रिचर्ड के वजूद में मतलब लगाया था, ट्रांसप्लांट किया था. इसकी डेफिनेशन को ज़रा डिस्कस करते हैं. किडनी ट्रांसप्लांटेशन, अगर ये हमारे पास एक ट्रीटमेंट प्रोसीजर है. ट्रीटमेंट प्रोसीजर है which involves, जिसमें शामिल है, which involves removal of disease damaged kidney, removal of diseased damaged kidney by a healthy kidney from a donor. एक डोनर से अगर आपको हेल्दी किडनी मिल जाए, लेकिन इसके लिए कुछ ज़रूरी हमारे पास कुछ क्या चीज़ है, वेज है. पहला, when डोनर और रिसिपिएंट का ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए. डोनर और रिसिपिएंट का
सेम ब्लड ग्रुप, डोनर और रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए। दूसरा, डोनर का जो ब्लड है वो रिसिपिएंट के बॉडी में एंटीबॉडी रिस्पॉन्स को स्टार्ट ना कर दे, तो नेगेटिव क्रॉस मैच उसको चेक करते हैं। कि डोनर ब्लड डू नॉट स्टार्ट, क्या चीज, जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स with a recipient blood, इसको नेगेटिव क्रॉस मैच कहते हैं। और तीसरा कि डोनर और रिसिपिएंट मस्ट हैव मैच एटलीस्ट 3 HLAs, donor, recipient, must have 3 same HLAs, ह्यूमन ल्यूकोसाइटिक एंटीजन। एक चौथा भी है, जब HLAs, अब HLAs को मैं डिस्कस करता हूँ, HLAs क्या चीज़ है। अगर इन केस ऑफ डिफरेंट HLAs, तो हमारे पास एक ड्रग है, इम्यूनोसप्रेशन ड्रग, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी का, इन केस ऑफ डिफरेंट HLAs, इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी, इलाज इन केस ऑफ डिफरेंट HLAs। अगर HLAs डिफरेंट हो, ह्यूमन ल्यूकोसाइटिक एंटीजन अगर डिफरेंट हो, फर्स्ट इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग को, फर्स्ट इम्यूनोसप्रेसेंट जो ड्रग है, एक साइंटिस्ट और उसका नाम था स्टारजल, उसने, और उस इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग का नाम है साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन। अच्छा, HLAs डिस्कस करते हैं कि HLAs क्या है। अब ये हमारे वजूद का वाइट ब्लड सेल है। वाइट ब्लड सेल है, इसको टिपिकली हम WBC कहते हैं। अब WBC का ये स्ट्रक्चर है, तो WBC का ये सेल मेम्ब्रेन है, ये WBC का न्यूक्लियस है, और ये WBC का साइटोप्लाज्म है। तो WBC के साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन को मैंने यहां ड्रा किया है। अब सेल मेम्ब्रेन ऑफ WBC में, सेल मेम्ब्रेन ऑफ WBC पे 6 ग्लाइको प्रोटीन होते हैं, 6 ग्लाइको प्रोटीन। और इस 6 ग्लाइको प्रोटीन को मेजर हिस्टोकेमिस्ट्री
कंपेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स MHC, इसको MHC कहते हैं। और ह्यूमंस में MHC को HLS कहते हैं। इन ह्यूमंस MHCs are called HLAs, human leukocytic antigen. Human leukocytic antigen HLAs ये कहते हैं। मतलब ये 6 ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। ट्रांसप्लांटेशन के लिए कम से कम हमारे पास 3 एक जैसा होना लाजिमी है। ट्रांसप्लांटेशन के लिए 3 MHCs का एक जैसा होना लाजिमी है। अब ये हमारे पास क्या चीज़ है? ये हमारे पास था, हमने डिस्कस किया किडनी ट्रांसप्लांटेशन। अब रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस डिस्कस करते हैं। ड्यूरिंग किडनी transplantation, risk and complications during kidney transplantation वो ज़रा डिस्कस करते हैं। तो एक तो हमारे पास पहला, टू मच ब्लीडिंग, too much bleeding during and after the surgery. And after surgery. तो ये सबसे पहला जो कॉम्प्लिकेशन है वो ये है। दूसरा हमारे पास है कि ट्रांसप्लांटेड किडनी को हम is fixed lower than normal position of the kidney. ट्रांसप्लांटेड जो किडनी है, it is placed lower than normal kidney position, than normal kidney position. So hence there is no rib support. Hence there is no ribs support. So chances of infection ज़्यादा हो, क्योंकि किडनी को तो 11th और 12th रिब सपोर्ट देता है। अगर हम इसको नीचे फिक्स करते हैं उनसे, तो फिर तो हमारे पास मसला होगा, रिब सपोर्ट नहीं होगा। तो ये इस तरह है। और रिस्क ऑफ ऑर्गन रिजेक्शन होता है इफ many different medicines are used after surgery. अब लेट सपोज एक बंदे ने किडनी ट्रांसप्लांटेशन किया है,
तो नॉर्मल फिर वो मेडिसिन इस्तेमाल नहीं कर सकता जिस तरह कि हम आज करते हैं कि मतलब अगर मुझे कोई बॉडी एक आ जाए तो मैं एक किस्म की मेडिसिन, दूसरी किस्म इस तरह, तो फिर इस तरह नहीं होता। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर कोई क्वेश्चन है देन रेज योर हैंड प्लीज।